हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने लास्ट 2 वीडियोस में देखा होगा, हमने क्लास 12th फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स हैं, स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में पिछले 4 सालों में जो हर साल 3 पेपर बनाए जाते हैं बोर्ड द्वारा, उनमें जिस तरह के भी जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं उनके सॉल्यूशन की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हमारी लास्ट की जो 2 वीडियोस है उसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। अब आज हम देखेंगे चैप्टर 3 के, जो चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड में पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो हम बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 2025 बोर्ड के मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन इस चैप्टर 3 से, वो क्वेश्चन जो है हमसे डिमांड कर रहा है कि द अमीटर रीडिंग इन द एडजॉइंट सर्किट विल बी। ये एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर ये जो अमीटर लगा हुआ है इसमें से जाने वाला करंट कितना होगा। तो हमें इसमें से जाने वाले करंट की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ अमीटर नहीं भी लगा हो तो भी इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को वो पूछ सकता है। तो इसमें से जाने वाला करंट, अगर यहाँ पर जाने वाला करंट अगर आई है तो इस आई की वैल्यू यहाँ पर हमसे पूछी गई है। हमें पता है, ये डायग्राम देख के हम समझ सकते हैं ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज में हमें पता है कि ये जो रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं इनका नाम होता है, इसको हम P बोलते हैं, इसे हम Q बोलते हैं, इसे हम R बोलते हैं और इसे हम S बोलते हैं। इस तरह से ये 4 रेजिस्टेंस होते हैं और इसकी जो बैलेंस कंडीशन होती है, इसकी बैलेंस कंडीशन के अंदर जो P/Q है वो R/S के इक्वल होना चाहिए। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज में P/Q R/S के इक्वल है तो ये इसकी बैलेंस कंडीशन कहलाती है। अब अगर हम इसे चेक करें तो 5P/Q 5/5 और R/S यानी 5/5, हम देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, 1 और इधर 1, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन के अंदर दिया गया है। और बैलेंस कंडीशन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि बैलेंस कंडीशन जब भी यहाँ पर बनती है तो उस समय यहाँ पर आपने देखा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज में यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होता है, जो ये मेजर करता है कि इसमें से फ्लो होने वाली करंट ऊपर से नीचे की ओर है या नीचे से ऊपर की ओर है, उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है। लेकिन जब बैलेंस कंडीशन होती है तो उस समय यहाँ से गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब इसमें से जाने वाला करंट की वैल्यू 0 है, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ से कोई, इस रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस इसके सेंटर में लगा है ये कोई भी अपना इफेक्ट इस सर्किट पे नहीं डालेगा, क्योंकि इससे कोई भी करंट नहीं जा रहा। तो एक तरह से ये रेजिस्टेंस लगा हो या नहीं लगा हो, इससे सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव मान सकते हैं, इस तरह से। तो ये जो हमारा सर्किट है वो कुछ इस तरह से डिजाइन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वैसे भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट की वैल्यू 0 है, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में दिया हुआ है। तो अब सर्किट जो है हमारा कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। अब इस चेंज हुए हुए सर्किट के अंदर हमें यहाँ से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पता करनी है। तो उसके लिए हम इस सर्किट को थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें तो हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में जब ये कनेक्टेड है 5 ओम 5 ओम, तो दोनों को मिला करके हम फाइनल यहाँ पर एक नया सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें 5 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है। तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो मिलकर के हो जाएगा 10 ओम, 5 + 5। और इसी तरह से ये और ये रेजिस्टेंस भी सीरीज में कनेक्टेड है, श्रेणी में कनेक्टेड है। तो इन दोनों का भी मिलाकर के जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास हो जाएगा 5 + 5 यानी कि 10 ओम। और रिमेनिंग सर्किट हमारे पास यहाँ है, यहाँ एमीटर कनेक्टेड है, इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो हमें पता करनी है। यहाँ बैटरी कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज 2 वोल्ट है, इस तरह से। अब हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ 2 रेजिस्टेंस आ गए और दोनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखें तो 10 ओम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 1/R बराबर 1/10 + 1/10 = 2/10 = 1/5, या यहाँ से रेजिस्टेंस इजिकल टू आ जाएगा 5। 1/R = 1/5, तो R = 5 ओम। तो दोनों मिला करके इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है दैट विल बी 5 ओम। और अब हमारे पास ये सर्किट चेंज हो गया है कुछ इस तरीके से।
यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और ये इस तरह से ये सर्किट हमारा कनेक्टेड हो गया है। इसमें से हमें यहाँ से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू चाहिए। अब हम इसमें सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इजिकल टू होता है IR। अब हमें जो वैल्यू पता है, यहाँ हमें पता है बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट है, I करंट हमें फाइंड आउट करनी है और इस सर्किट का पूरे का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है 5 ओम है। तो यहाँ से I इजिकल टू आ जाता है 2/5 एम्पियर। और इस तरह से हमने इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, 2/5 एम्पियर। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 2/5। आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसी सीरीज में अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2025 में जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था उसमें पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल का ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। ये तो हमें से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है वो डिराइव किया गया है, पूछा गया है। तो हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये डेरिवेशन वाला पोर्शन आ गया। तो हम अभी इस सीरीज के अंदर हमने डेरिवेशन को स्किप किया है, हम केवल न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कर रहे हैं। तो आगे इसी में जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया द रेजिस्टेंस ऑफ ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो सॉल्यूशन करना ही है इस क्वेश्चन में। केवल हम यहाँ हमारा जो वीडियो सॉल्यूशन का उद्देश्य है वो केवल न्यूमेरिकल पर बेस्ड है, इसलिए इसका जो ये वाला पोर्शन है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज x ओम। एक कंडक्टर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है x ओम। लेट स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हमें जो है वो दे रखा है x ओम। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम्स 4x ओम। तो हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पर ये जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होकर के हो जाता है 4x ओम। अब हमें पता है कि जब भी टेम्परेचर में चेंज होता है तो टेम्परेचर में चेंज होने के कारण जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ दिया गया है हमें स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ये था और अब रेजिस्टेंस जो है चेंज ये हो गया है। हम इसे R1 R2 भी कह सकते हैं, या स्टार्टिंग वाले रेजिस्टेंस को R0 कहा है तो जो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस हुआ है चेंज होकर वो 4x हो गया या जो हो गया और इसको R से डिनोट किया है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द कंडक्टर इज दिस। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम अल्फा से नोट करते हैं और वो हमें यहाँ पर गिवन है। तो एज इट इज़ हम यहाँ पर ये लिख देंगे। तो हमने जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले जो भी चीज़ें हमें गिवन है उसे हम गिवन करके लिख सकते हैं। इसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं गिवन करके कि हमें क्वेश्चन में ये चीज़ें दी गई है कि स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है और फाइनली जो रेजिस्टेंस चेंज हो गया वो है हमारे पास और टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका गिवन है। ये तीनों चीज़ें दी गई है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द टेम्परेचर एट विच, हमें वो टेम्परेचर बताना है जिस पर ये जो रेजिस्टेंस है चेंज होकर इतना हो गया है। हमें पता है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, उसके लिए फॉर्मूला है बिकॉज वी नो दैट रेजिस्टेंस R इजिकल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये एक रिलेशन है, जो रिलेशन हमें बताता है कि टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस है वो कैसे वेरी करता है। अब सिंपली हमको यहाँ पर जो है वैल्यूज पुट करनी है। R फाइनल रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पर 4x, R0 स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है x ओम, 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 0.4 इंटू 10⁻⁻2 और डेल्टा टी ये टेम्परेचर डिफरेंस है जो रूम टेम्परेचर और फाइनली जिस टेम्परेचर पर ये रेजिस्टेंस इतना हो गया है वो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ रख देंगे माइनस करके। तो रूम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस भी हम ले सकते हैं और जनरली इस तरह के जब क्वेश्चन सॉल्व हो तो उसमें ये स्टार्टिंग जो टेम्परेचर है उस स्टार्टिंग टेम्परेचर को हम 0 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं और फाइनल जो टेम्परेचर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है और इन्हीं का डिफरेंस जो है वो होता है डेल्टा टी माइनस टी नोट, जिसे हम डेल्टा टी कहते हैं। तो हम यहाँ पर इसी को सॉल्व करें तो टी माइनस टी नोट, टी वो फाइनल टेम्परेचर है और टी नोट यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग टेम्परेचर है जिसको हमने 0 डिग्री ले रखा है। तो इस तरह से अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इस पूरी इक्वेशन में टी अननोन है तो टी इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.4 इंटू 10⁻⁻2 टी। इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3
अपॉन 0.4 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू टी। और यहाँ से हम सॉल्व होके सिंपली टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। चार से डिवाइड किसको कर देंगे, 7.5 इंटू 10⁻² और 750 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से सॉल्व होकर हमने फाइनल टेम्परेचर पता कर लिया। तो फाइनली जो टेम्परेचर है वो 750 डिग्री सेल्सियस जब हो जाता है तो उस समय पर जो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होकर के 4x ओम हो जाएगा। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो भी 2025 बोर्ड के मॉडल पेपर में आया हुआ न्यूमेरिकल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये होने वाला है क्योंकि कई बार ये इससे पहले भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है सेम न्यूमेरिकल को, वह अलग अलग तरीके से, कई बार इसका डायग्राम दे करके, लेकिन इस मॉडल पेपर में इसको थियोरेटिकली रूप में पूछा गया है तो हमें डायग्राम इसका ड्रॉ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, तो यहाँ पर हमें एक बैटरी है जो 10 वोल्ट की है एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है तो हमें उसे इग्नोर करना है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द diagonally opposite corners of a cubical networks consisting of 12 resistors। तो एक क्यूबिकल जो है हमारे पास रेजिस्टेंस का जुड़ा हुआ नेटवर्क है ईच ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, जिसमें से हर जो रेजिस्टेंस है उसको 3 ओम का है। हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। हमारे पास एक क्यूबिकल जो है नेटवर्क है तो हम यहाँ पर एक क्यूब डिज़ाइन कर लेते हैं। हमारे पास इस तरह से एक क्यूबिकल नेटवर्क है। इस क्यूबिकल नेटवर्क के अंदर यहाँ हर जो इसकी साइड है उसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरह से। इस साइड पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इस साइड पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इस साइड पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इसी तरह से इसकी जो 12 साइड्स हैं, जो 12 भुजाएं हैं, उन सभी भुजाओं पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरह से। इस तरह से तो इस तरह से इसकी जो 12 जो पूरी भुजाएं हैं, सारी जो साइड्स हैं, उन सभी में जो रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है। 10 वोल्ट की बैटरी से ये जुड़ा हुआ है जो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स पर जुड़ी हुई है। इसके डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स, जैसे एक कॉर्नर ये वाला है, एक कॉर्नर ये वाला है, ये डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स हैं एक दूसरे के। इस पर एक बैटरी जुड़ी हुई है, उस बैटरी का वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है हमें 10 वोल्ट। ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज हम दिया हुआ है 10 वोल्ट, ये क्वेश्चन में हमें कहा गया है। उसके अलावा इसमें जो 12 रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिए हैं, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, जिनमें से ये हर जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम का है। सभी जो रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है सभी के पास हम 3 ओम चाहे तो लिख सकते हैं। तो डिटरमाइन द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। अब हम इस पूरे नेटवर्क का हमें इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये बुक के अंदर भी हमारे पास सॉल्व क्वेश्चन है जिसमें इस तरह का एक सर्किट कनेक्टेड है। उसमें यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू कई बार चेंज कर देते हैं कि सभी रेजिस्टेंस 3 ओम के हैं या 2 ओम के हैं। इस तरह से बैटरी का वोल्टेज चेंज कर देते हैं। कई बार इसका डायग्राम देख करके इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है। यहाँ थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन को बना करके पूछा गया है। तो जो भी है हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और इस बैटरी के कारण जो भी करंट हो वो भी अगर हम चाहें, इस क्वेश्चन में डिमांड नहीं है लेकिन कई बार इसमें से फ्लो होने वाले करंट को भी पूछा जा सकता है। तो अभी हम देख लेंगे इसी क्वेश्चन को किस तरीके से और भी क्या क्या बातें इसमें से पूछी जा सकती है। हमें फिलहाल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सर्किट है इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो तरीका हम यहाँ काम में लेंगे वो हम यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ फाइंड करने चाहें कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और कौन से पैरेलल में कनेक्टेड है और उनको सॉल्व करके सॉल्यूशन करना चाहें तो उस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है इम्पॉसिबल जैसा हो जाए। तो इसका जो सॉल्यूशन करने का जो तरीका है
वो तरीका है, हम यहाँ पर किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? किरचॉफ का सेकंड लॉ हमें बताता है कि हमें कोई भी क्लोज लूप एक कंसीडर करना है। तो हम इसमें से क्लोज लूप एक कंसीडर कर लेते हैं। हमने ये वाला क्लोज लूप हम ले लेते हैं, ये यहाँ से बाहर बाहर वाला, ये इस रेजिस्टेंस से होते हुए, इस रेजिस्टेंस से होते हुए, यहाँ से होते हुए, और इस तरह से ये वाला, ये क्लोज लूप जो है हम कंसीडर कर देते हैं कर लेते हैं। हम इसे नाम भी दे सकते हैं। On applying Kirchhoff's second law on loop A B C D A, इस जो लूप है इसमें हम किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कर देते हैं, जो कि वोल्टेज लॉ है। और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है हमें कि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस क्लोज लूप के अंदर, उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा, उसका जो बीजगणितीय योग होगा, वो हमेशा जीरो होगा। तो इसमें हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ से के अकॉर्डिंग हम सर्किट में कहीं से भी चलना स्टार्ट कर सकते हैं, हमें वहाँ तक ही पहुँचना है। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम जैसे ही आई करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, अब आई करंट यहाँ पर आने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है। पहले हमें यहाँ पर करंट का डिवाइडेशन करना होगा। तो आई करंट अगर हम चाहें तो इसमें से इजी फॉर्म बनाने के लिए इसको आई की बजाय हम 3i ले लेते हैं, क्योंकि करंट का 3 जगह डिवाइडेशन हो रहा है। तो उससे ये आई करंट यहाँ, आई करंट यहाँ और आई करंट यहाँ पर, इस तरह से जो करंट है 3i जो करंट है उसका डिवाइडेशन यहाँ पर आई और आई की फॉर्म में हो जाएगा। टोटल जो करंट है अभी भी हमारे पास 3i है। हम इसे i भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ i रखेंगे तो फिर इसका डिवाइडेशन i/3 और i/3 की फॉर्म में हो जाएगा। अब i/3 थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए हमने सिंपली इसको 3i ले लिया। तो इस तरह से ये डिवाइडेशन हो जाएगा। यह i करंट जब यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद फिर से इसके पास 2 रास्ते हैं। तो ये करंट का जब डिवाइडेशन होगा तो i/2 यहाँ और i/2 यहाँ, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ भी ये जो आई करंट जा रहा है इसके पास भी 2 रास्ते हैं। यहाँ जाने के बाद ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाने वाला करंट भी हम हाफ कर देते हैं और इधर जाने वाला करंट भी हाफ। तो इस तरह से आई करंट जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस तरफ जो आई करंट जा रहा है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ से ये वाला करंट भी i/2 और ये वाला करंट भी i/2 हो जाएगा। अब हम आगे देखें तो ये i/2 करंट, जैसे आई करंट यहाँ से गया, i/2 करंट यहाँ जा रहा है और इस तरफ से भी i/2 करंट यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से i/2 करंट आ रहा है, इस तरफ से भी i/2 करंट आ रहा है। दोनों जब ऐड होंगे तो फाइनली मिलकर के आई करंट यहाँ पर चला जाएगा। इसी तरह से हम देखें इस वाली साइड पर भी i/2 करंट आ रहा है, इस वाली साइड से भी i/2 करंट आ रहा है। तो इस तरफ जब करंट जाएगा तो फाइनली आई करंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस साइड पर देखें तो इस साइड पर हमें यहाँ से i/2 करंट आ रहा है और इस साइड से i/2 करंट आ रहा है। दोनों मिलकर के फाइनली यहाँ जो करंट होगा वो भी हमारे i हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर आने वाले सभी करंट यहाँ से i, इस तरफ से i और इस तरफ से i मिला करके जो है 3i करंट हमको मिल गया। वो 3i करंट वापस बैटरी में पहुँच जाएगा। तो बैटरी से जो 3i करंट यहाँ निकल रहा है उस करंट का पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और उसके बाद फाइनली वापस से 3i करंट बन रहा है और बैटरी तक पहुँच रहा है। जितना करंट बैटरी से निकला है उतना करंट बैटरी में वापस पहुँच रहा है। इसका मतलब हमने करंट का जो डिवाइडेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से किया है। अब हम जो हमने क्लोज लूप कंसीडर करा है उसमें हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ हमें पता है यहाँ पर समेशन v इजिकल टू 0 होगा। ये हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ है, इसे हम अप्लाई करते हैं। यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं 3i करंट के साथ। जब हम यहाँ चल रहे हैं इस, क्योंकि हमने क्लोज लूप ये वाला कंसीडर करा है, तो इस क्लोज लूप में हम हर जगह पोटेंशियल ड्रॉप को कैलकुलेट करेंगे। उन सबका एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस से। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम, क्योंकि हमें पता है हर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 3 ओम है। तो 3 ओम है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट आई है। तो इस पर जो पोटेंशियल बनेगा, इस पर जो वोल्टेज बनेगा v इजिकल टू होता है आई आर।
यानी जिस रेजिस्टेंस में से जितना करंट जा रहा है वो I और इसका रेजिस्टेंस 3, तो I इंटू 3, तो इस पर जो वोल्टेज बनेगा वो बन जाएगा 3I। इस पर जो बनने वाला वोल्टेज है वो हो जाएगा 3I प्लस। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर जब हम इस लूप में चलते हुए आगे बढ़ते हैं, जब हम इस वाले रेजिस्टेंस पर पहुँचते हैं तो इस रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज बनेगा V इजिकल टू IR। अब इससे फ्लो होने वाला करंट है I/2 और इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो यहाँ बन जाएगा 3 इंटू I/2। और इस तरह से इस पर जो पोटेंशियल आया, इस पर जो वोल्टेज आया वो भी हमने कैलकुलेट करा। इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं। जब हम यहाँ इस रेजिस्टेंस पर पहुँचते हैं तो करंट की वैल्यू हो जाती है I और इसका रेजिस्टेंस है 3, तो ये हमारे हो जाएगा 3I। नेक्स्ट जब हम इसी तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ फाइंड आउट नहीं होता है, हमें सीधा बैटरी से हम मिलते हैं। तो जब हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को अप्लाई करें तो उसका तरीका सीधा सा हम ये ध्यान रख लें कि भाई वोल्टेज जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते पे चलते हुए हम बैटरी के जिस टर्मिनल से टकराते हैं, पहले अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से पहले टकरा रहे हैं तो नेगेटिव टर्मिनल से पहले टकरा रहे हैं तो हमें इसको नेगेटिव में लेना होगा वोल्टेज को, तो -10, और फिर हम आगे चलेंगे और हमारा लूप कंसिडर कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से हमने यहाँ पर सेकंड लॉ को अप्लाई करा, तो ये कंप्लीट होने के बाद इसका रिजल्टेंट जो है 0 के बराबर हो जाएगा। वोल्टेज लॉ में हमें ध्यान रखना है कि हम करंट की हम लूप में जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमने लूप में ऐसे चलते हुए इसको पूरा कैलकुलेट किया है, तो हमारे चलने की डायरेक्शन अगर करंट के चलने की डायरेक्शन के सेम है तो हमें ये वोल्टेज जो डेवलप हुआ इसको पॉजिटिव में लेना होगा, तो इसको हमने पॉजिटिव में लिया। यहाँ भी जब हम चल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन सेम है तो इसे भी पॉजिटिव लेंगे। फिर हम यहाँ चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी सेम है तो पॉजिटिव लेंगे, और बैटरी के जिस टर्मिनल से चलते हुए पहले टकराएंगे नेगेटिव से तो इसे हम नेगेटिव में लेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पर हमारे पास ये सॉल्व हो करके आ जाएगा, इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हम I वालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो I को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा 3 + 3/2 + 3 - 10 = 0। इसे हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 3 + 6/2 - 10 = 0। यहाँ से हम देखें 15/2 = 10, 10 को उधर भेज दें तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से हम I की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 20/15 और 4/3 एम्पियर। और इस तरह से हमने इसे सॉल्व करके किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ अप्लाई करा, और वोल्टेज लॉ अप्लाई करके हमने इसमें फ्लो होने वाले करंट I की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने चूँकि बैटरी से फ्लो होने वाले करंट को 3I माना है, 3I माना है, जबकि हमने यहाँ I की वैल्यू निकाली है। देयरफॉर करंट कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 को, तो हमारे पास हो जाएगा 4 एम्पियर। तो फाइनली हमें पता चल गया कि इस बैटरी से फ्लो होने वाला जो करंट है वो यहाँ पर 4 एम्पियर है। अब हमें क्या क्या बातें पता चल चुकी है कि एक बैटरी है जिसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, उस बैटरी से फ्लो होने वाला जो करंट है वो 4 एम्पियर है। अब पता क्या करना है कि उस बैटरी के रास्ते में जो भी नेटवर्क आ रहा है, चाहे वो कितने भी रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ कैसा भी नेटवर्क है, उसका मिला करके कोई ना कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो होगा। भले हमें नहीं पता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पूरा नेटवर्क है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो होगा। तो एक बैटरी है जिसका वोल्टेज हमें पता है, उससे फ्लो होने वाला करंट हमें पता है, उसके रास्ते में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी है R इक्विवेलेंट, अगर हम उस पर ओम्स लॉ अप्लाई करें तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V = IR होगा। V बैटरी का वोल्टेज है, 10 वोल्ट हमें दिया गया है। I जो ओम्स लॉ में होता है वो करंट होता है जो बैटरी से फ्लो होता है। यहाँ हमारे केस में जो इस बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है वो 3I है, यानी कि 3I है जिसकी वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, तो I = 4 एम्पियर आ जाएगा। और R वो रेजिस्टेंस होता है जिससे ये करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे का, तो वो यहाँ पर अभी जो अननोन है हमारे लिए तो उसे हम R इक्विवेलेंट ही रख देंगे। तो यहाँ से हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू फिर निकाल पाएंगे 10/4, और यहाँ से ये कैंसिल होकर के 2.5 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया जो है 2.5, लेकिन जिसके लिए हमने यूज़ किया है ओम्स लॉ, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हमारा है वो है 2024 में सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर आया हुआ। उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ करंट इन गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये दिया गया है डायग्राम में, इसमें जो करंट है आई उसकी वैल्यू हमें पूछी गई है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये करंट की सभी की वैल्यूज यहाँ दे रखी है और ये जो अननोन करंट है आई इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, ये वैल्यू हमको निकालनी है। यहाँ पर हम सिंपली इसका सॉल्यूशन जो है किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से यहाँ पर करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, तो हम अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये जानते हैं कि जो करंट का एल्जेब्रिक सम होता है किसी भी जंक्शन पॉइंट पर, तो करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। तो यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट या करंट लॉ, किरचॉफ का जो करंट लॉ है, धारा का नियम है, उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जंक्शन पॉइंट पर जो करंट का बीजगणितीय योग होता है या एल्जेब्रिक सम होता है वो ऑलवेज जीरो होता है, समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाली करंट जो है इसमें इन हो रही है, अंदर की तरफ आ रही है, ये वाली करंट भी इन हो रही है, अंदर की ओर आ रही है, और ये करंट जो है ये आउटसाइड जा रही है, इस वायर से बाहर जा रही है, ये वाली भी इससे बाहर जा रही है और ये भी इससे आउटसाइड जा रही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जितनी भी जो करंट इसमें इन हो रही है, अंदर की ओर आ रही है, उसको हम यहाँ पर पॉजिटिव में लेंगे, जैसे 1.4 एम्पियर, प्लस ये वाली करंट भी इन हो रही है तो इसे भी हम 0.8 एम्पियर पॉजिटिव में लेंगे। और जो करंट आउटसाइड जा रही है इस पॉइंट से या इससे बाहर की ओर जा रही है तो इसे हम माइनस में ले सकते हैं, लेंगे तो 0.7 एम्पियर, ये करंट भी आउट जा रही है तो माइनस 0.5 एम्पियर, और ये वाली करंट भी आउट जा रही है तो माइनस आई इज इक्वल टू जीरो। इसे हम बोलते हैं करंट का एल्जेब्रिक सम, जिसमें करंट जितनी भी इन हो रही है, अंदर की ओर आ रही है, वो सब पॉजिटिव में लेंगे और जो करंट आउटसाइड जा रही है उसे हम नेगेटिव में लेंगे। या इसका एक तरीका और होता है, जितनी करंट इन हो रही है, अंदर की ओर आ रही है, इनसाइड आ रही है, उनका सम और यहाँ से आउटसाइड जाने वाली करंट, इन सब का सम जो होता है आपस में इक्वल होता है। अगर हम इसको भी राइट साइड में भेजें तो ये भी सेम वैसे ही हो जाएगा, 1.4 प्लस 0.8 इज इक्वल टू, ये सब वहाँ जाकर प्लस हो जाएंगे 0.7 प्लस 0.5 प्लस आई। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2.2 इज इक्वल टू 1.2 प्लस आई, या यहाँ से आई की वैल्यू निकालें तो 2.2 माइनस 1.2, और इस तरह से हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। और हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि आई की जो वैल्यू है 1 एम्पियर होगी, और इसका मतलब यहाँ से जाने वाली जो करंट है आई इज इक्वल टू, उसका आंसर हमको मिल गया, दैट इज 1 एम्पियर। और इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। यहाँ पर हमने किरचॉफ फर्स्ट रूल यहाँ पर अप्लाई करा। इस तरह से कोई और भी डायग्राम हमें दिया जा सकता है जिसमें जंक्शन पॉइंट पर हमें अप्लाई करना है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। एक बात यहाँ हम गौर करने वाली कि हम किस जंक्शन पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये करंट इनसाइड यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये जंक्शन पॉइंट है, लेकिन यहाँ और इसके बीच में कोई, जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये सारे, ये सब इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, ये सारे पॉइंट एक ही है। तो इस एक पॉइंट पर ही करंट इन हो रही है, ये भी करंट इन हो रही है, और इसी पॉइंट से ये आउटसाइड जा रही है, ये करंट आउटसाइड जा रही है, और ये भी करंट आउटसाइड जा रही है। तो ये एक तरह से जंक्शन पॉइंट का काम यहाँ पर कर रहा है। इस सर्किट डायग्राम को हम अगर इस तरह से ड्रॉ करें, ये यहाँ पर 1.4 एम्पियर, यहाँ से 0.8 एम्पियर, और यहीं से जाने वाली करंट 0.7 एम्पियर, यहाँ से जाने वाली करंट आई एम्पियर, और यहाँ से जाने वाली करंट 0.5 एम्पियर। तो दोनों जो डायग्राम है वो बिल्कुल सेम है, दोनों की जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है जहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो या करंट जहाँ फ्लो, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो एक जंक्शन पॉइंट है, तो दोनों डायग्राम सेम है। उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों करंट हम देख सकते हैं कि इनसाइड आ रही है तो दोनों को हमने पॉजिटिव लिया, और जो करंट आउटसाइड जा रही है उन सबको हमने नेगेटिव में लिया। या हम इसको ऐसा भी कर सकते थे कि ये वाली करंट को हम पॉजिटिव में लेते हैं, इस तरफ ऐसे, इनका सम, इनसाइड आने वाली, अंदर की तरफ आने वाली करंट का सम, और आउटसाइड जाने वाली करंट का सम, इनका सम, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इसको भी अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो भी हमारे आंसर जो है 1 एम्पियर आ जाएगा। दोनों में से जो तरीका आपको सही लगता है उस तरीके से, इस तरह से आने वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं।
तो इस पर बेस्ड अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप सभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो 2024 के अंदर मेन बोर्ड का जो मेन एग्जाम होता है उसके अंदर हमसे पूछा गया है न्यूमेरिकल की फॉर्म में। वो क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर दिया है, एक डायग्राम दिया है, इफ द व्हीट स्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, यदि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन के अंदर है, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज हमको डायरेक्टली दिख रहा है ये बैलेंस कंडीशन के अंदर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस कंडीशन में, तो देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एस विल बी, तो इस एस जो रेजिस्टेंस है ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। अब जो क्वेश्चन में गिवन है, बिकॉज व्हीट स्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन, और बैलेंस कंडीशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इनके जो रेजिस्टेंस है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू होता है R अपॉन एस के। ये हम जानते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो P रेजिस्टेंस है वो इसे हम कहते हैं Q अननोन रेजिस्टेंस, Q जो नॉन रेजिस्टेंस है इसे कहते हैं R ये, और ये जो रेजिस्टेंस होता है इसे हम S से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम बैलेंस कंडीशन के लिए ये जो कंडीशन है उसे हम अप्लाई कर देंगे और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। P की जगह हमें गिवन है 30 ओम, Q की जगह हमें गिवन है 18 ओम, R की जगह हमें गिवन है 10 ओम, और S जो अननोन है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से S की इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे S इससे, तो 10 इंटू 18 अपॉन 30, तो हमें S इज इक्वल टू मिल गया 6 ओम। तो इस तरह से हमने व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन के लिए सिंपली ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसे हमने फाइंड आउट कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 2024 के मॉडल पेपर के अंदर बोर्ड के द्वारा पूछा गया। इस क्वेश्चन में है ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना है। सेम एज इट इज क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, उस क्वेश्चन के अंदर भी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करा था। 10 वोल्ट की बैटरी थी और जो 12 रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड थे और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू वहाँ पर 3 ओम थी। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, बैटरी वही 10 वोल्ट की रखी गई है और वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सेम मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा, कोई सा भी एक क्लोज लूप कंसीडर हम करेंगे और क्लोज लूप कंसीडर करके हम वहाँ पर किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके और यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू 3 की जगह 2 लिखी हुई 2 ओम है, तो इजीली ये हमारे सॉल्व हो ही जाएगा। आगे 2023 सप्लीमेंट्री में कोई इस तरह का न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है। 2023 मेन पेपर के अंदर भी कोई न्यूमेरिकल इस चैप्टर से नहीं है, डेरिवेशन है। फिर 2023 का जो मॉडल पेपर है उसमें एक न्यूमेरिकल जो है हमसे पूछा गया है, तो उस न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर नोट करके सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे न्यूमेरिकल है वो 2023 में बोर्ड का जो मॉडल पेपर होता है उसमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इन द गिवन in the circuit shown in figure when no current flowing through the 5 ohm resistance। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इस सर्किट के अंदर यहाँ जो 5 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है, इस 5 ओम वाले रेजिस्टेंस से जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। 5 ओम रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, उस समय इस अननोन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब ये डायग्राम हमको जो दिख रहा है, ये डायग्राम हमें इसको देखना है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा डायग्राम है। थोड़ा सा इसको शेप इस तरह से डिजाइन किया है कि हमें ये व्हीट स्टोन ब्रिज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर इस डायग्राम को हम ध्यान से देखें, इस डी पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा ऊपर ले लें
थोड़ा सा ऊपर अगर इसको हम ले लें तो इसका शेप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक बार मैं इसको बनाता हूँ। ये ए पॉइंट है और यहाँ पर ये सी पॉइंट है। इस डी पॉइंट को मैंने थोड़ा सा ऊपर ले लिया तो ये जो रेजिस्टेंस है वो इस तरह से कुछ हो जाएगा। ये डी पॉइंट यहाँ पर है और ये एक्स वाला है और वहाँ जो 18 ओम है वो इस तरफ आ जाएगा। ये 18 ओम है, ये 5 वाला है, 5 ओम वाला है और जो रिमेनिंग रेजिस्टेंस है 2 ओम वाला है और यहाँ पर 6 ओम वाला है। ये कुछ इस तरह का डायग्राम हमको दिखाई दे रहा होगा। सिंपली हम इस डायग्राम को ऐसे करके अगर हम देखें तो हमें ये व्हीट स्टोन जैसा दिखाई देगा। तो ये सेम व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, लेकिन इसका जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर बना दिया। केवल इतना सा लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर है। बाकी व्हीट स्टोन ब्रिज है और इसमें गिवन भी है कि इस 5 ओम रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब इस रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा हो या गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो हो रहा हो या व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में बताया गया हो, तीनों ही केस सेम ही है, इसमें यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो एक तरह से ये जो रेजिस्टेंस है इसका कोई भी इफेक्ट इस सर्किट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो सर्किट है वो हमारा चेंज हो जाता है कुछ इस तरह से। और हम जानते भी हैं बिकॉज इट इज ए व्हीट स्टोन ब्रिज, देयरफॉर according to the balance condition of व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि P/Q इज इक्वल टू होता है R/S। और यहाँ पर हमारे P रेजिस्टेंस ये है, Q ये है, R ये है और S ये है। तो सिंपली हम यहाँ पर अप्लाई कर दें, इनकी वैल्यूज़ को रख दें। P की जगह X ओम, Q की जगह 2 ओम, R की जगह 18 ओम और S की जगह हमारा जाएगा 6 ओम। और इसको हम सिंपली सॉल्व कर लें तो 18 × 2/6 और ये इस तरह से हमारे पास जो है 6 ओम यहाँ आंसर निकल करके आ जाएगा कि X जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर 6 ओम होगा। इसकी वैल्यू जो इसने क्वेश्चन ने पूछी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली और इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन हमने कर लिया अकॉर्डिंग टू व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे है वो है 2022 में बोर्ड की सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर जो न्यूमेरिकल है वो हमसे पूछा गया है। इसे हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो वो है व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर ए कंडक्टर वायर फॉर विच A इज इक्वल टू 8 ओम एंड B इज इक्वल टू 12 × 10⁻³ ओम इंटू मीटर। यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, उनकी नई वैल्यूज क्या होगी वो हमसे पूछा गया है। तो कंडीशन ये है कि इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीजेस टू हाफ, यदि उस वायर की लेंथ को हाफ कर दिया जाए तो उसके लिए जो ये दो वैल्यू है A और B की वो नई वैल्यूज क्या हो जाएगी। एक बार इसको समझते हैं हम। हमारे पास इसका सॉल्यूशन करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक वायर है, कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है जिसके लिए A इज इक्वल टू गिवन है, A इज इक्वल टू 8 ओम। अब A क्या चीज़ है हम इसकी यूनिट से भी पहचान सकते हैं। ओम इसकी यूनिट है, इसका मतलब A यहाँ रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है। B इज इक्वल टू इसके लिए वैल्यू है 12 × 10⁻³ ओम इंटू मीटर। तो B यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भी यूनिट देखें ओम इंटू मीटर, तो हमें पता चल जाता है कि B जो है यहाँ पर रजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है। ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधकता है। इस तरह से हमें पता चल जाता है रजिस्टिविटी है यूनिट देख करके कि ये इसकी रजिस्टिविटी है। A और B ये दो वैल्यूज इस वायर के लिए गिवन है। अब ये कह रहा है कि इनकी न्यू वैल्यूज क्या हो जाएगी यदि इसकी लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाए टू हाफ। इस वायर की लेंथ को हमने यहाँ से बीच में से ब्रेक करा तो इस वायर की लेंथ को हमने जस्ट हाफ कर दिया, इतना बड़ा अब ये वायर रह गया है। अब इसके लिए यही A और B की जो नई वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, A की वैल्यू क्या हो जाएगी और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस इतने से क्वेश्चन की डिमांड है। तो हम सिंपली इसमें प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। पहले हम देखते हैं A जो है हमारे पास वो है रेजिस्टेंस। हमें पता है कि वायर की लेंथ को जब हम हाफ कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी उसी अकॉर्डिंग हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस है वो भी हाफ हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4 ओम, क्योंकि हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है किसी वायर का वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
होता है, तो ये यहाँ पर हाफ हो जाएगा। और जब हम बी के बारे में बात करें कि बी यानी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ के या फिर उसकी डायमीटर के, रेडियस के पर, इन सब पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास सेम जो है आंसर आ जाएगा। सिंपली जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का प्रिंसिपल होता है उसे हमने अप्लाई करा, और ये नई वैल्यू जो ए और बी की, अगर हम इनको ए डैश और बी डैश कह दें, तो ये नई वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी। तो ये इस तरह से लेंथ को हाफ, अगर ये लेंथ की बजाय यहाँ डायमीटर को चेंज करें कि डायमीटर को हाफ कर दे, तो हम जानते हैं कि डायमीटर को या रेडियस को हाफ कर दे, तो हमें पता है कि जब वायर की रेडियस कम होती है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो अगर रेडियस को इसकी हाफ कर दे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 2 टाइम जस्ट हाफ कर देंगे तो ये जस्ट डबल हो जाएगा, तो 8 से 16 ओम हो जाएगा। पर वहीं अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ या रेडियस के कारण चेंज नहीं होती है। अगर रेडियस और लेंथ में जब भी चेंज किया जाए तो रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर इसमें नो चेंज आएगा। तो इस तरह से इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो 2022 के बोर्ड के मेन एग्जाम में एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि इफ़ 12 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, हमारे पास 12 रजिस्टर्स हैं और हर एक रजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस है 12 ओम, वो कनेक्टेड है क्यूबिकल नेटवर्क के अंदर, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये बिल्कुल हमारे सेम एज इट इज़ पुराना क्वेश्चन, हम ये तीसरी बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक बार ईच रेजिस्टेंस 3 ओम के थे, एक बार 2 ओम के थे, यहाँ पर 12 ओम के हैं, केवल वैल्यूज़ बदली जा रही है, बाकी सेम एज इट इज़। वैसे ही हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने चैप्टर 3 के जो भी यहाँ तक क्वेश्चन थे उन सब न्यूमेरिकलों को यहाँ पर सॉल्व करा है। और जब भी बोर्ड का पेपर आता है तो इन्हीं पर बेस्ड हम देख रहे हैं कि उन्हीं क्वेश्चनों को उन्हीं में न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करके या उसी पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज करके बोर्ड हमेशा पूछता है। तो अगर हम इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में निश्चित रूप से वैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और पेपर में न्यूमेरिकल हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम कंटिन्यू करेंगे, और जब तक आप इस सबको प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि न्यूमेरिकल की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है उतना ही ज़्यादा हम इस पर हमारी कमांड होती जाती है, और उसी न्यूमेरिकल को अगर चेंज करके या उसमें कुछ और बात पूछी जाए तो हम उसका सॉल्यूशन कर पाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है जिसके अंदर आपको ये जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज हैं वो सभी भी मिल जाएंगे। वैसे क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ है पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, और भी तरह के कोई नोट्स वगैरह हो तो वो भी उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।